कामयाब लोगों की कामयाबी तो अच्छी लगती है, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने के लिए जो दर्द उन्होंने उठाया वो आप भी उठाने के लिए तैयार हो जाए तो कामयाबी आपको भी मिल सकती है। लोग नहीं समझेंगे फिर भी चलते रहने के लिए तैयार हैं, सफलता आपको भी मिल सकती है। आप तैयार हैं? बगल वाले का हाथ मिलाइए और बोलिए मैं तैयार हूं। कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लोग नहीं समझेंगे फिर भी चलते रहने के लिए तैयार हैं। एक चलते चलते एक आध किस्सा सुना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी क्या हो सकता है आपके साथ, क्या हो सकता है आपके साथ। देखिए साहब, कई बार अनवांटेड सिचुएशंस आती है, कई बार जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, उन परिस्थितियों में भी अगर हिम्मत नहीं हारेंगे, चलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। मैं अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उनके किसी परिचित से मिलने के लिए गया। उनके परिचित के पास प्लान दिखाने, उनको बताया फोन में कि हम आ रहे हैं, आरसीएम का प्लान दिखाएंगे, और मिलने के लिए गए। उसने बोला हाँ आ जाओ। हम गए, पता चला भैया जी घर पे नहीं है। 2 घंटा बैठे घर पे नहीं आए। घर में किसी को नहीं मालूम कहां गए, गांव में किसी को नहीं मालूम कहां गए, कहीं सुबह थे शाम को गायब। मुझे नहीं मालूम भैया जी ऐसा करते क्यों हैं। हेलो, अरे नहीं मिलना था तो बता देते कि नहीं मिलना है, मत आओ। 60 किलोमीटर दूर बुला लिया, फिर वो घर से गायब हो गए। आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं? बहुत बहुत बधाई, आप बिल्कुल मेरे रास्ते पे आगे चल रहे हैं। हम बड़े निराश, उदास, हताश निकले वहां से। जब निकले तो पता चला गाड़ी का टायर पंचर हो गया, और उनके पास थी बुलेट। आपको पता है ये बुलेट बहुत हल्की गाड़ी होती है, मालूम है ना, उसको धक्का मारना इतना आसान नहीं है। तो उसको धक्का, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी, कुछ दूर धक्का मारा, फिर लगा संभव नहीं है, तो एक दुकान के सामने सीमेंट का चबूतरा था, वहां सीमेंट के चबूतरे में खड़ा किया और हम बैठ गए वहीं पर। थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर लेटे, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर लेटे, क्योंकि रात का समय था तो साहब नींद भी आ रही थी। थोड़ा लेटे थोड़ा बैठे। थोड़ी दूर में भैंसें सोई थी, थोड़ी दूर में कुत्ते सोए थे। तो भैंसों और कुत्तों के साथ रात गुजारने के बाद जब हम घर पहुंचे तो मन में एक विचार आया, आज के बाद आरसीएम नहीं करेंगे। यहां तो भैंसों के साथ सोना पड़ता है, कुत्तों के साथ सोना पड़ता है। अगर नहीं गए होते प्लान दिखाने, कहां होते? परिवार के साथ बिस्तर पर आराम से सो रहे होते, घर का खाना खा रहे होते, कहां सो रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं करेंगे। लेकिन इस समय एक अच्छा काम किया था जो मैं आपको भी रेकमेंड करता हूं, आप जरूर कीजिएगा। मैंने अपलाइन के बोलने पर अपने परिवार के और अपने सपनों को लिखकर एक चार्ट पेपर पर लिखकर घर की दीवार पर चिपका दिया था। आप भी जरूर करना, नहीं तो साहब रिस्क है कि आप छोड़कर जा सकते हैं। मुश्किल समय में इंसान का कई बार विचार डगमगा जाता है। तो मैंने अपने सपने लिखे। पहला सपना भाई को पढ़ाना है, दूसरा सपना पिताजी का कर्जा चुकाना है, तीसरा सपना मम्मी को तीर्थ यात्रा करवानी है, चौथा खुद का मकान लेना है, पांचवा खुद की गाड़ी लेनी है। ऐसे सपने लिखे। तो जब मैंने सोचा नहीं करना आरसीएम, मेरी नजर मेरे सपने पर पड़ी और अंदर से एक आवाज आई, सचिन अगर आज तू थक कर बैठ गया तो तेरे भाई की पढ़ाई कराने कौन आएगा? आज तू थक कर बैठ गया तो तेरे पिताजी का कर्जा चुकाने कौन आएगा? आज तू थक कर बैठ गया तो तेरी मम्मी को तीर्थ यात्रा करवाने कौन आएगा? आज तू थक कर बैठ गया तो तेरे परिवार के सपनों को पूरा करने कौन आएगा? तेरे परिवार को गरीबी से निकालने के लिए कौन आएगा? तुझे थक कर बैठने का अधिकार नहीं है, तुझे थक कर बैठने का अधिकार नहीं है। तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा। और यकीन मानिए जब ये आवाज आई ना, मेरी मुट्ठियां भीज गई, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई, मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं अगले दिन फिर निकला लोगों से मिलने के लिए, लोगों की ना सुनने के लिए। मैं चलता रहा, मैं चलता रहा, मैं चलता रहा, इसलिए आज यहां खड़ा हूं आपके सामने। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? लास्ट में एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, ताकि आप एक सही निर्णय लेकर यहां से जा सकें। आपका निर्णय, देखिए सचिन अग्रवाल की औकात नहीं है कि आपकी जिंदगी बदल सके। सचिन अग्रवाल जैसे कई लीडर आएंगे, कई सारी बातें बोलेंगे, अपने जीवन का अनुभव आपके सामने रखेंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे, चले जाएंगे, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, चले जाएंगे। मगर ये उधार का मोटिवेशन है, टिकेगा नहीं, 4 दिन में वापस लौट आएगा। किसी और की बातें सुनकर जिंदगी नहीं बदल सकती साहब। जिंदगी आपकी बदलती है आपके डिसीजन से। इस माहौल में, इन बातों के बीच में जो संकल्प आप ले लेंगे, जो फैसला आप कर लेंगे, जो निर्णय आप ले लेंगे, वो निर्णय आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। 2026 ये सूरज का साल है। इट्स ए ईयर ऑफ सन। एस्ट्रोलॉजी की माने, न्यूमरोलॉजी की माने, मैं मानता नहीं हूं, मैं उन सब चीजों को फॉलो करता नहीं हूं। विज्ञान बोलता है इट्स ए ईयर ऑफ सोलर मैक्सिमा। ये सूरज की अधिकता का साल है, यानी इस साल सूरज
ज्यादा समय तक पृथ्वी को रोशनी देगा। प्रखरता ज्यादा होगी सूरज की, तेज ज्यादा होगा सूरज का। मतलब ये लीडरशिप का साल है, ये नए परिवर्तन का साल है, ये नए बदलाव का साल है, ये नए फैसलों का साल है, ये नए रूपांतरण का साल है। आप तैयार हैं? 2026 आपके जीवन में एक अद्भुत साल बनकर आ सकता है। 2026 आपके जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करने का साल हो सकता है, बशर्ते आज यहां इसी हॉल से आप एक डिसीजन लेकर के जाइए। तो एक छोटी सी कहानी। प्रतिभा, जिसको कैंसर था, लास्ट स्टेज पर, अंतिम स्टेज का कैंसर था, और जिसकी मृत्यु के लिए डॉक्टर ने बताया था कि लगभग 2 महीने बाकी हैं, बचाया जाना संभव नहीं है, तो जितनी ज्यादा ये आराम से गुजार लें समय। तो प्रतिभा को भर्ती किया गया हॉस्पिटल के एक ऐसे वार्ड में। अच्छा, ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी अब तक की बात को आपने सुना नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये एक कहानी आपके यहां आने को सफल कर सकती है, सार्थक कर सकती है। बहुत पावरफुल स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। और भले ही कुछ अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, ये कहानी समझ में आ गई ना, मेरा विश्वास है जिंदगी बदल जाएगी। और मैं समाप्ति से पहले गोपाल जी को फिर से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, सरोज जी को भी और आप सभी को भी कि आपने मुझे सुना ध्यान से, इतने इत्मीनान से। अब इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। उसको हॉस्पिटल की कैसे वार्ड में भर्ती किया गया, जिस वार्ड में उन मरीजों को भर्ती किया जाता था जिनके जीवन का अंतिम समय चल रहा था, ताकि उनका जीवन का अंतिम समय थोड़ा आराम से गुजर जाए, दर्द थोड़ा कम हो जाए। उस वार्ड में एक नर्स काम करती थी जिसका नाम था रोजी। बड़ा कठिन होता है ऐसी जगह पर काम करना जहां पर आप रोज किसी न किसी को मरता हुआ देखें, मगर वो पूरे दिल से अपना काम करती थी, लोगों की सेवा करती थी। तो प्रतिभा अपने पति रमेश के साथ वहां आई, प्रतिभा को भर्ती किया गया। रोजी ने देखा कि प्रतिभा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, शायद उसने अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है। पति रमेश परेशान है, वो दौड़ भाग कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। रोजी ने बहुत मेहनत से प्रतिभा की सेवा करना शुरू किया और कुछ ही समय के अंदर दोनों अच्छी सहेलियां बन गई, एक दूसरे से सुख दुख की बातें करने लगी। एक दिन प्रतिभा ने यूं ही बातों बातों में रोजी से कहा कि सिस्टर, कि मेरी जिंदगी में मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रही आज तक। शादी के 30 साल हो गए, मेरे पति ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी और हम खुश हैं। मैं नहीं कह सकती कि मेरी जिंदगी में कोई कमी रही, मेरी जिंदगी अच्छी रही, बढ़िया रही, लेकिन फिर भी पता नहीं कहीं एक कमी सी लगती है। तो रोजी ने कहा क्या? तो प्रतिभा ने कहा कि मेरे पति ने कभी भी मेरे सामने अपने प्रेम का इजहार नहीं किया, मुझे कभी ये नहीं बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो कभी ये कमी बस मुझे खलती है, बाकी तो उन्होंने सब कुछ दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिन प्रतिभा सो रही थी, रमेश बाबू टहल रहे थे, सिस्टर उनके पास आई और रमेश बाबू से कहा, रमेश बाबू आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? तो रमेश बाबू ने कहा कि सिस्टर ये कोई पूछने वाली बात है, आप देख रही हैं मैं इतना दिनों से कितना भाग दौड़ कर रहा हूं, अपनी पत्नी को बचाने के लिए मैं कितनी चिंता करता हूं, मैं कितना प्यार करता हूं उससे। तो रोजी ने कहा कि रमेश बाबू क्या कभी आपने ये बात अपनी पत्नी को बताई है, कभी आई लव यू बोला है? तो रमेश बाबू ने कहा कि सिस्टर इसकी जरूरत नहीं है, वो जानती है, वो सब जानती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, मैं उसको हर चीज उसकी ख्वाहिश पूरी करता हूं, क्या उसको दिखता नहीं होगा? रोजी ने कहा, सिस्टर ने कहा कि रमेश बाबू मैं एक औरत हूं और औरत का दिल जानती हूं, तो अगर कभी मौका मिले तो एक बार अपने प्यार का इजहार अपनी पत्नी के सामने जरूर कीजिएगा, आई लव यू जरूर बोलिएगा, उसको अच्छा लगेगा। ये कहकर सिस्टर चली गई। रमेश बाबू सोच में पड़ गए कि क्या आई लव यू बोलना, प्यार का इजहार करना सच में जरूरी है? क्या ये समझ में नहीं आती चीजें? सिस्टर की ड्यूटी खत्म होती थी, तो ड्यूटी खत्म करने के बाद वो प्रतिभा से मिलती थी, फिर अपने घर जाती थी। तो एक दिन ड्यूटी खत्म करके जब वो प्रतिभा से मिलने उसके कमरे में आ रही थी, तो बाहर खिड़की से उसने देखा कि प्रतिभा लेटी हुई है, रमेश बाबू वहां बगल में कुर्सी पर बैठे हैं, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में है, दोनों की आंखों में आंसू है, दोनों रो रहे हैं। तो सिस्टर को लगा कि शायद
कोई अंतरंग पल है, कोई निजी पल है, तो इसमें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो बाद में मिल लूंगी। फिर अगले 2 दिन उसकी छुट्टी थी। 2 दिन के बाद जब वो ड्यूटी पर आई तो उसको पता चला कि प्रतिभा इज नो मोर, वो इस दुनिया में अब नहीं रही, और उसके पति रमेश उसका पार्थिव शरीर लेकर चले गए उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। ठीक है, ये तो होता ही था, सिस्टर के सामने ऐसी घटनाएं तो घटती रहती थी। और 2 दिन के बाद रमेश बाबू आए और सिस्टर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए, कहा सिस्टर मैं आपका एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। सिस्टर ने उनको उठाते हुए कहा कि रमेश बाबू किस बात का एहसान, ये तो मेरा फर्ज था, मैं तो सबकी सेवा करती हूं। रमेश बाबू ने कहा नहीं सिस्टर, आप नहीं समझ सकती कि आपने मेरे लिए क्या किया। आपने उस दिन मुझे बोला कि पत्नी को कभी आई लव यू बोलना, प्यार का इजहार करना, मुझे तब तक उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती थी। एक दिन मुझे लगा कि बोल के देखने में क्या बुराई है। मैं प्रतिभा के पास गया, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और मैंने प्रतिभा से कहा कि प्रतिभा तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी है, तुम्हारी वजह से मेरी खुशियां हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। सिस्टर, आपको उस समय प्रतिभा का चेहरा देखना चाहिए था, उसके चेहरे की चमक देखनी चाहिए थी। 30 साल हो गए सिस्टर हमारी शादी को, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक, उसके चेहरे में वो चमक मैंने कभी नहीं देखी थी जो उस पल मुझे दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हम घंटों बैठे रहे एक दूसरे का हाथ अपने हाथों में लेकर, और काफी देर के बाद प्रतिभा ने मुझसे कहा रमेश बाबू, आपके मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मैं 30 सालों से इंतजार कर रही थी। 30 सालों से। अब मेरी जिंदगी कंप्लीट हुई। शायद इसी के लिए इतने दर्द में मेरे प्राण अटके हुए थे, क्योंकि ये ख्वाहिश बाकी थी। अब मेरी जिंदगी कंप्लीट हुई, अब मेरी आत्मा को आराम से शांति मिल सकती है। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? मेरा एक मानना है, मेरा एक विश्वास है, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत तोहफा अगर हमें कुछ मिला है वो है हमारा परिवार। हमारा परिवार। सब कुछ होगा पास में, परिवार नहीं होगा तो शायद हम उन चीजों का वो आनंद ना ले पाए। उस परिवार के लिए आप क्या कर रहे हैं? उस परिवार की खुशियों के लिए आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? ये डिसीजन आज आपको यहां से लेके जाना है। एक वादा आपसे मैं चाहता हूं, क्या वादा करेंगे मुझे? करेंगे वादा? मैं चाहता हूं आप ये वादा करें, आज के बाद हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज के बाद हम फालतू की रील देखने में, टाइम पास करने में, टीवी के सीरियल्स देखने में, फिल्में देखने में, एक दूसरे से गप्पे मारने में, शराब, सिगरेट, ढुंगिया, गुड़ाखू जैसे सस्ते नशे करने में, बुराइयां करने में, आलोचना करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आज से हम एक मिशन में हैं।